हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हमेशा की तरह आपने हमारे थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे और किन प्रश्नों के बारे में होने जा रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैला दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है 5वें में, सभी खंड कीजिए। और का नंबर में क्या लिखा है, यदि बिंदु ए एक्स वाई बी 1 2 तथा सी 2 1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है तो सिद्ध करना है x प्लस वाई बराबर 5 सिद्ध करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं प्रश्न संख्या 5 में का नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 में के का को सॉल्व करते हैं। तो लिखे हुए बिंदु से बने त्रिभुज। अब ये जो बिंदु है इन बिंदुओं को लिख लेते हैं क्रमशः ए बी सी। बिंदु ए कितना दे रहा है एक्स वाई और बी हमारा कितना दे रहा है 1,2 और सी दे रहा हमारा 2,1। तो ये बिंदु रहा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये जो तीनों बिंदु हैं इससे जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 6 वर्ग इकाई। ठीक है, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। बेसिकली फॉर्मूला किस तरीके से याद रखते हैं, ये देखिए 2 और 3 23, 3 1 31 और 1 2 12, 23 31 12 इस फॉर्म पे याद रख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल बन रहा है वो कितना दे रहा है, वो 6 वर्ग इकाई दे रहा है। ठीक है, जो क्षेत्रफल दे रहा है वो कितना दे रहा है 6 वर्ग इकाई। और तो 1/2 और x1 की वैल्यू कितनी है x और हमारा y2 कितना दे रहा है 2 और y3 1, x2 कितना दे रहा है हमारा 1 और y3 कितना दे रहा है 1 और y1 कितना दे रहा है y और x3 हमारा कितना दे रहा है 2 और y1 y और y2 हमारा कितना 2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करते हैं तो 2 पक्षांतर में भाग में पक्षांतर में गुणे में चला जाएगा तो 6 × 2 हो जाएगा और ये x 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का y होगा। यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 2y और प्लस माइनस का माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, 6 दूनी 12 x। ठीक है, प्लस का 1 प्लस माइनस का घट जाएगा तो प्लस का y और माइनस का 4। ठीक है, अब 12 बराबर x प्लस का y प्लस माइनस घटते हैं तो माइनस का 3 और 3 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा x प्लस का y। तो ये हो गया 15 बराबर x प्लस का y, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई। दोनों इक्वल में है तो x प्लस वाई को इस तरफ लिख लिया और 15 को उस तरफ लिख दिया और यही तो सिद्ध करना है। गौर कीजिए x प्लस वाई बराबर कितना सिद्ध करना 15। तो ये क्या हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इसके साथ में चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आई थिंक उम्मीद करते हैं कि इसमें सॉल्व हो जाए। तो प्रश्न संख्या 5 में का खा नंबर। ठीक है, तो 3x1 इक्वल कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चा, तो x1 इक्वल कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा बटे 3, पक्षांतर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कि 3/x2 बराबर कॉट थीटा। ठीक है, इसको पलटा दो, x2 जो x2 लिखा है इसको ऊपर ले जाओ बटे 3 और 1 कॉट थीटा। ठीक है, और 3 इस तरफ ले गए। ठीक है, तो 3 इस तरफ ले गए तो x2 बराबर 3 भाग में लिखा ना, पक्षांतर में गुणे में चला जाएगा और कॉट बटे में रहेगा। ठीक है, चूँकि 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है बराबर टेन थीटा, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं ना,
तो ये सूत्र था, ठीक है। तो x2 बराबर कितना 3, ऊपर जाएगा तो tan थीटा, ठीक है, क्लियर। ये रहा x1, ये रहा x2। हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, लिखते हैं 3x1, पहले लिख लेते हैं x1 का स्क्वायर, ठीक है, x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं आ जाए। तो वैल्यूज़ को रखते हैं तो 3, और x1 की प्लेस पे कितना है, cosec थीटा बटे 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये x1 की वैल्यू बटे 1/x2, 1/x2 का मतलब है इसका, चलो ठीक है मान रखते हैं, देख लेते हैं। 1/x2 की प्लेस पे कितना है बच्चा, 3/cot थीटा, ठीक है, वैल्यू और इसका स्क्वायर, ठीक है 3। तो सॉल्व करेंगे तो कितना है, cosec स्क्वायर थीटा बटे 9, ठीक है बच्चा, 1/3 का वर्ग 9, और ये cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा 3 लिखा हुआ है, cosec स्क्वायर थीटा बटे 9, ऊपर जाकर पलट जाएगा तो cot स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंचेगा, 9 बटे में रहेगा, ऊपर जाकर पलट जाएगा, ठीक है ना। cot स्क्वायर थीटा ऊपर, 9 नीचे, ठीक है। और दोनों में क्या किया हमने, 9 कॉमन निकाल लिया बटे से, तो हो गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा। और चूंकि फॉर्मूला होता है कि cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र से, पहले तो 3 से भाग दे दिया 3, इसी सूत्र से इसकी जो वैल्यू होगी cot स्क्वायर यहाँ पर आएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा की प्लेस पे 1, यानी कि 3x1 का स्क्वायर बटे x2 का स्क्वायर बराबर कितना है, 1/3, ठीक है। और ये रहा आंसर, ठीक है। यही तो सॉल्व करना था। x1 x2 समीकरण 1 और 2 में दिए गए हैं, बस इनको क्या करना है, इसमें वैल्यू को पुट करना, सॉल्व कर देना, तो मान कितना आएगा 1/3। वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब गा नंबर को देखते हैं। तो गा नंबर में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि y बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो प्रश्न 5वें का गा नंबर, ठीक है, प्रश्न संख्या 5वें का गा नंबर कह रहा है कि सिद्ध करना हमें कि y बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, लंबाइयां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, इसमें एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, कि वृत्त के y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर। तो इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं खींच लेंगे, ठीक है, ये रही स्पर्श रेखा, ठीक है, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा। इस बिंदु को P दे दें और इसको A दे दें, इसको B दे दें, ये क्या है, केंद्र है ना, ये क्या है, केंद्र, इसको O दे देते हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि y बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। ये सिद्ध करना, सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एवं वृत्त पर स्पर्श रेखाएं क्या है, AP तथा BP है, ठीक है, ये दोनों बराबर। और साथ ही साथ ये क्या होता है, 90 डिग्री होते हैं, ये क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। और चलिए देखते हैं, क्योंकि अगर स्पर्श रेखा और त्रिज्या से, ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा पर अगर कोई त्रिज्या को मिलाते हैं तो ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है प्रमेय का, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है
सिद्ध करना है कि AP बराबर BP। और कभी भी अगर भुजाओं की इक्वालिटी की बात होती है ना, तो हमेशा याद रखिए वहाँ पर कोई ना कोई दो सर्वांगसम त्रिभुज बन रहे होंगे, जिससे ऑटोमेटिकली ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो सर्वांगसम त्रिभुज देखने के लिए अगर ध्यान दें आप, तो APO BPO दो त्रिभुज दिख रहा है, जिनको हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। और सर्वांगसम अगर सिद्ध किया हमने, तो ऑटोमेटिकली AP और BP सर्वांगसम ताकि कॉन्सेप्ट से बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, रचना, क्योंकि इसमें रचना हमने खुद से की, यानी कि हमने OA OB तथा OP को मिलाया, क्योंकि सॉल्व करने के लिए कुछ प्रमेय ऐसी होती हैं कि रचना हमें करना ही पड़ती है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, उपपत्ति करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, त्रिभुज APO एवं त्रिभुज BPO में सबसे पहली चीज OP बराबर OP, ये क्या है, ये है उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ OP दोनों त्रिभुजों में क्या, उभयनिष्ठ। और OA बराबर OB, क्योंकि APO त्रिभुज लिखा तो उसी की भुजा लिखेंगे, यानी कि OA बराबर, और दूसरा BPO की भुजा यानी कि OB, है ना। और ये दोनों बराबर क्यों, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये दोनों की दोनों क्या, वृत्त की त्रिज्या। साथ ही साथ जो त्रिज्या होती है ना, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत। तो लिखेंगे कोण OAP बराबर कोण OBP, दोनों 90 डिग्री। ठीक है, तो भाई एक देखो, दो भुजाएं बराबर हो गई, ये 90 डिग्री होता ही है। ठीक है, इसलिए इसको हमने पहले से ही शो कर दिया कि 90 डिग्री होता ही है। ठीक है, अब देखें दो भुजाएं और एक कोण, क्या लिखेंगे, अतः सर्वांग क्षमता नियम। देखो यार, दो भुजाएं एक कोण, ऐसे त्रिभुज APO सर्वांगसम त्रिभुज BPO। ठीक है, दोनों सर्वांगसम हो गए। तब सर्वांगसम नियम से AP बराबर BP। क्यों, संगत भुजाएं है ना सर्वांगसम त्रिभुज की, संगत भुजाएं। और सर्वांगसम त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो भाई ये सिद्ध कर दिया। और यही तो प्रूव करने के लिए बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्शियां आपस में बराबर होती हैं। तो स्पर्शियां यही तो है, AP और BP, और दोनों इक्वल सिद्ध कर दिया। बस दैट्स इट, इतना ही करना था। पांचवें का घ नंबर देखते हैं। तो पांचवें के घ में क्या कह रहा है कि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों के माध्यक यानी कि माध्य का 28.5 है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। जबकि बारंबारताओं का जो योग है वो कितना कह रहा है, 60। ठीक है, यहाँ पर जो माध्यिका यानी कि माध्यक जो दिया है वो कितना दे रहा है, 28.5। सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न संख्या पांचवें का घ नंबर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे, वर्गांतर। ठीक है, वर्गांतर। और वर्गांतर कितना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ये दिए गए। और बारंबारता कितनी दी गई है, बारंबारता, क्योंकि बारंबारता कितनी दी गई है, 5x। ठीक है, और 20, 15। ठीक है, 5x, 20, 15, y और 5। इसके बाद निकालना है अपन को संचयी बारंबारता। क्या निकालना, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को अपन CF लिखते हैं, जो कि कितना होगा, 5। 5 के बाद 5 में x जोड़ देंगे, 5 + x + 20 बराबर कितना, 25 + का x
और फिर 25 में 15 जोड़ देंगे, 25 प्लस x में 15 जोड़ेंगे तो 40 प्लस का x, और फिर 40 प्लस x और y ऐड कर देंगे। इसके बाद 40 प्लस का x प्लस का y में 5 ऐड कर देंगे, बराबर हो जाएगा x प्लस y प्लस का 45। ठीक है। इसके बाद बारंबारताओं का योग निकालना है। बारंबारताओं का योग अपन n भी बोल देते हैं, ठीक है, सिग्मा f भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन इसको लिख देते हैं सिग्मा f 5 25 25 15 40 45, यानी x प्लस वाई प्लस का 45। ठीक है। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर रहता है और गलत नहीं हो पाता है। कभी कभी क्या होता है ना, अप डाउन थोड़ा सा ऊपर नीचे शो होने लगता है ना, इसलिए लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, सही रहता है। ठीक है। अब सिग्मा एफ बराबर x प्लस वाई प्लस 45 निकला है। ठीक है। चूंकि क्वेश्चन पे देखिए स्पष्ट दिया हुआ है कि बारंबारताओं का योग कितना है 60, तो क्या लिखेंगे अपन, चूंकि सिग्मा एफ बराबर कितना दे रहा है 60, यानी कि x प्लस वाई प्लस का 45 बराबर 60। ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस का 45, तो x प्लस वाई बराबर 15, समीकरण 1। इसके आगे गौर करते हैं। तो क्या गौर करना है कि सिग्मा एफ क्या दे रहा है, सिग्मा एफ या सिग्मा एफ बोलते हैं या फिर इसी को n भी बोल देते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो n/2 करते हैं, कॉन्सेप्ट यही होता है। 60 में 2 से भाग देते हैं, यानी कि 30 निकलेगा। 30 को और करेंगे, संचयी बारंबारता में किसके अंतर्गत आएगा, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, 40 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो बचा यही। जब बचा यही है तो ये लाइन हो जाएगी L1 L2 और ये F हो गया, इसके ऊपर वाला होता है CF। ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, F बराबर 20 L1 या L बराबर भी 20 दे रहा है, और H बराबर क्या दे रहा है L2 माइनस का L1 जो कि दे रहा है 30 माइनस का 20 बराबर 10, और CF जो दे रहा है वो दे रहा है 5 प्लस का x, ये रहा। तब कॉन्सेप्ट क्या होता, तब माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस का CF बटे F इंटू H। और माध्यक कितना दे रहा 28.5, L हमारा 20 60 बटे 2 और CF 5 प्लस का x बटे F 20 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल। तो 28.5 माइनस का 20, 2 से भाग देंगे तो 30, माइनस का गुणा -5 माइनस का x बटे सिर्फ 2 बचेगा। प्लस माइनस घटते हैं तो 8.5 बचेगा, प्लस माइनस घटते हैं 30 में से 5 जाता है तो 25 माइनस x बटे 2। आपस में कैंची गुणा करते हैं तो 8.5 गुणे 2, 25 माइनस का x, 8 दूनी 16 और 17, 8.5 का दुगुना 17, 25 माइनस का x इस तरफ आएगा तो प्लस, और 25 माइनस का 17, और 25 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में 7 गया 8, तो x की वैल्यू कितनी बची 8, और x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पे रखते हैं तो x प्लस का y बराबर 15 दे रहा है, तो 8 प्लस का y बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस का 8, तो y बराबर 7। यही तो निकालना था x और y की वैल्यू। तो x बराबर 8, y बराबर 7। ठीक है, वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही बोल रहा है कि सभी खंड कीजिए, और का नंबर में लिखा है चित्र में AD लंब BC। ठीक है, और सिद्ध करना AB² प्लस CD² बराबर BD² प्लस AC का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखते हैं प्रश्न संख्या 6 का नंबर, और चित्र बनाते हैं। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है ABC। ठीक है, ये लंब हो गया।
ठीक है। दिया है क्या होता है, प्रमेय में हमेशा जो प्रश्न में दिया होता है वही तो हमें दिया है में लिखना पड़ता है। तो दिया है, दिया में क्या दिया, AD लंब BC, क्या दे रहा है, AD लंब BC, ठीक है। जो AD है BC पर क्या है, लंब है। अब सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके बाद लिखते हैं उपपत्ति। प्रमेय का कॉन्सेप्ट ही यही होता है, दिया है लिखिए, सिद्ध करना लिखिए। अगर रचना की आवश्यकता होती है तो रचना भी लिखिए, और रचना की आवश्यकता नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि रचना लिखें या ना लिखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रचना की ज़रूरत है तभी आप रचना क्या करेंगे, लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो उपपत्ति करते हैं। तो उपपत्ति में क्या करते हैं, चूँकि AD लंब BC, तब जब AD लंब BC है तो यार एक बात बताइए, ABD और ACD दोनों क्या हुए, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो इस तरफ का जो त्रिभुज है ABD ये भी समकोण है, और ACD भी क्या है, ये भी समकोण है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD दोनों समकोण त्रिभुज है, ठीक है। दोनों क्या होंगे फिर, समकोण त्रिभुज होंगे। तब समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABD में गौर करेंगे तो आपको हमेशा एक चीज़ पता होना चाहिए, जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABD में, और यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और कर्ण क्या होता है, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर कर्ण हो गया, ये हो गया आधार, BD का स्क्वायर, और लंब क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर, ठीक है। और हमें एक चीज़ गौर करना है कि यहाँ पर जो ABD समकोण त्रिभुज है और ACD समकोण त्रिभुज, दोनों में AD है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि BD स्क्वायर इस तरफ लिख लेते हैं, तो AB का स्क्वायर माइनस का BD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। BD को इस तरफ पक्षांतर कर लेगा तो माइनस, समीकरण 1 बना लिया, ठीक है। इसमें करने के बाद इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, किसमें, ACD में। ये रहा ACD, ये 90 डिग्री, इसके सामने का कर्ण क्या रहा, ये रहा AC, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि CD का स्क्वायर, आधार प्लस लंब यानी कि AD का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, AC का स्क्वायर CD को इस तरफ कर लो तो माइनस हो जाएगा, बराबर AD का स्क्वायर, और समीकरण 2, क्योंकि मैंने दोनों में बताया कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD दोनों में AD उभयनिष्ठ शो हो रहा, तो दोनों से AD स्क्वायर निकाल लिया, और समीकरण 1 में भी AD स्क्वायर है और 2 में भी AD स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 से ये भी AD स्क्वायर के बराबर और ये भी AD स्क्वायर के बराबर, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कि AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। ये लिखा हुआ AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, दोनों ही क्या है, AD स्क्वायर के बराबर, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो AB का स्क्वायर CD इस तरफ आ जाएगा, और AC का स्क्वायर लिखा है जो उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यही तो सिद्ध करना है।
ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी को पहले लिख ले रहा है, ठीक है। ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यही तो सिद्ध करना, और जो कि हमने सिद्ध कर दिया किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। एकदम आसान है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। खा नंबर को देखते हैं। तो खा नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई बार एग्जाम से में आ चुका है, यूपी बोर्ड्स में क्लास 10th में कई बार आ चुका है और कई बार पूछा जा चुका है। तो करते हैं सॉल्व। प्रश्न संख्या 6वें का खा नंबर। सिद्ध क्या करना है कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस का कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस का 1 बटे कॉसेक ए, ठीक है, प्लस का 1। हम आपको एकदम इजी वे में सॉल्व करना बताते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये दोनों LHS RHS इक्वल होने चाहिए, तो और कोई ऐसा रूल्स नहीं होता है कि हम LHS से RHS को ही सिद्ध करें या फिर RHS से LHS को ही सिद्ध करें। दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, चाहे LHS से RHS को सॉल्व किया जाए, चाहे RHS से LHS को सॉल्व किया जाए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, RHS लेते हैं और जो कि लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस का 1 बटे कॉसेक ए प्लस का 1। चूँकि कॉसेक थीटा बराबर जो फार्मूला होता वो तो होता 1/sin थीटा, तो ये सूत्र लगाया। तो कॉसेक ए की जगह पे कितना लिखेंगे, 1/sin ए माइनस का 1 बटे 1/sin ए प्लस का 1। अब हम क्या करते हैं, अंश तथा हर में कॉस ए से गुणा करने पर, ठीक है। गुणा क्यों कर रहा है भाई, बटे में साइन है, अगर कॉस का गुणा कर दिया जाए तो कॉस बटे साइन है कॉटे हो जाता है और कॉसे आ जाएगा, कॉसे बटे साइन है कॉटे हो जाता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अंश कॉमा हर में कॉस ए से गुणा करने पर गुणा करते हैं, तो कॉस ए 1/sin ए माइनस का 1 बटे कॉस ए 1/sin ए प्लस का 1, ठीक है। और कॉस ए का गुणा करते हैं तो कॉस ए बटे साइन ए हो गया, ठीक है। और एक के साथ हुआ तो कॉस ए रहेगा, बटे में यहाँ पर करेंगे तो कॉस ए बटे साइन ए और प्लस का कॉस ए, ठीक है। अब चूँकि फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है। कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए माइनस का कॉस ए, एकदम इजी फॉर्म पे किया हमने इसको। और ये भी कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए प्लस का कॉस ए। देखिए RHS लिया और LHS बराबर निकल आया, तो RHS लिया हमने, LHS प्रूव्ड किया, तो LHS प्रूव्ड, और लिख भी देंगे अतः LHS बराबर RHS। यही तो सॉल्व करना था हमें, एकदम आसान तरीके से आपके सामने ये रहा सॉल्यूशन। इससे नोट कर लीजिए आप, क्योंकि फिर गा नंबर में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए हमें बोर्ड में, तो नोट कर लीजिए पहले से। अब गा नंबर को देखते हैं। तो गा नंबर में क्या कह रहा है, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6वें का गा नंबर। अब देखिए, एक गोला रहा और एक बेलनाकार बर्तन रहा, ठीक है। अब गोले का जो व्यास कह रहा है वो कितना कह रहा है, 12 सेंटीमीटर। इसका तो व्यास हमें पता नहीं है, तो त्रिज्या R मान लेते हैं। और इसमें कुछ क्या है, कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये रहा बेलनाकार बर्तन। एक गोला
जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर एक लंबवती बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। अब इस गोले को हम क्या करते हैं, इस बेलनाकार बर्तन में डाल देते हैं। तो सिचुएशन क्या बनेगी कि पानी यहाँ तक था, ठीक है, पानी यहाँ तक था। अब इस बेलनाकार बर्तन में गोले को डाल दिया जाता है, ठीक है। भाई पानी पहले इतना भरा था, ठीक है। अब इस पे क्या किया गया, अब इसमें एक गोला डाल दिया गया, ठीक है। अब एक गोला डाल दिया गया, ये गोला पानी में डूब जाता पूर्णतः। और जब डूबता है, सपोज करो पानी का ये हिस्सा क्या होता है, बढ़ जाता है। कलर्ड कर दिया आपको ताकि समझ में आ जाए। पहले यहाँ तक था पानी जो हमने चित्र में शो किया, अब गोला इसमें डाला गया तो इतना हिस्सा क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये मान लेते हैं h मीटर, ठीक है। लेकिन इसमें दिया है h, पानी की सतह 3/5/9 बढ़ जाती है। यानी कि कितनी बढ़ जाती है, ये जो है 3/5/9 सेंटीमीटर, ये क्या होती है, बढ़ जाती है। तो देखो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, अब ये गोला इस बेलनाकार बर्तन में डाला गया, ठीक है। तो गोले ने जितना पानी हटाया या जितना स्थान घेरा उतना ही पानी ऊपर उठा। यानी कि गोले का जो आयतन और जो इतनी ऊंचाई पर उठा जो पानी है उसका आयतन आपस में क्या होगा, बराबर। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज़ करते हैं गोले में देखते हैं। तो व्यास कितना दे रहा है, व्यास दे रहा है 12 सेंटीमीटर। तब त्रिज्या r बराबर 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तब गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब, यानी 4/3 पाई r की जगह पे 6⁻3, यानी कि 4/3 पाई 6⁻3 216 हो जाता है। 3 से भाग दे देंगे, 7 21 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 7 चुको 28 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है, यानी कि घन में होता है। तो गोले का आयतन जो निकला 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हम निकालते हैं बेलनाकार बर्तन में। तो क्या होगा, सबसे पहली चीज माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या बराबर r एवं गोला डालने पर उठे पानी की ऊंचाई कितनी दे रहा, ऊंचाई दे रहा है हमारी 3/5/9 सेंटीमीटर, यानी 3/5/9 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं, 9 × 27 + 5 यानी 32/9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये गोला इस बेलनाकार बर्तन में डाला गया। अब ये गोला जब इस बर्तन में डाला जाएगा तो कुछ पानी का हिस्सा क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो जो ऊपर उठे पानी का आयतन है और उसमें डाला गया जो गोला, उन दोनों का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, तब बेलनाकार बर्तन में उठे पानी का आयतन तो क्या हो जाएगा, पाई r² h। पाई r की प्लेस पे कितना दे रहा, ये तो पता ही नहीं है, ठीक है। त्रिज्या ही तो ज्ञात करना, और h कितना, 32/9। अब किसी के दिमाग में है सर ये 32/9 क्यों लिखा, पूरा क्यों नहीं लिखा। तो भाई हमें सिर्फ उतने हिस्से से मतलब है जितना पानी उठा, इतने उठे पानी का आयतन। ये पानी क्यों उठा, जब गोला उसमें डाल दिया गया, तो यानी कि गोला ने इतना स्थान घेरा, तो गोले ने जितना स्थान घेरा उतना पानी उठा, यानी कि गोले का आयतन और उठे पानी का आयतन आपस में क्या होना, बराबर, ठीक है ना। और ये h जो ऊंचाई है वो 3/5/9 सेंटीमीटर दे ही रहा है, ठीक है। तो ये रहा सेंटीमीटर की। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार बेलन में उठे पानी का आयतन
बराबर गोले का आयतन। अब बेलन में उठे पानी का आयतन तो पाई आर स्क्वायर इंटू 32/9 और गोले का आयतन कितना दे रहा, 288 पाई। देखो पहले नंबर पाई से पाई कैंसिल करता हूँ। अब ये दोनों पहले हम 4 से काटते हैं, 4 × 32, 4 × 7 = 28, 4 दूनी 8, 8 9 72। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 9 बचा, ये भाग में था, पक्षांतर में गुणे में चला गया। अब वर्ग घटेगा तो वर्गमूल 9 × 9 और जब 9 2 बार लिखा तो आर बराबर 9 सेंटीमीटर। यानी कि जो बेलनाकार बर्तन थे उसकी त्रिज्या कितनी निकली, 9 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे तब बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर 2r यानी 2 गुणे त्रिज्या 2 × 9 यानी 18 सेंटीमीटर। तो जो बेलनाकार बर्तन का जो व्यास होगा वो कितना निकलेगा, 18 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आपके कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप इस टाइप के प्रश्नों को तो ध्यानपूर्वक बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन घ को देखते हैं। तो कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि अनसॉल्व है, अनसॉल्व पे तो सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं। ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो कई एग्जामों में कई बार आ चुके हैं। 2 अंकों से बनी एक संख्या। देखो यार, अगर कोई भी संख्या होती है 2 अंकों की, एक x और y, जैसे कि 25 लिखा हुआ है, ये क्या होता है, इकाई का अंक, और ये क्या होता है, दहाई का अंक। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, दहाई का कितना दिख रहा है x और इकाई का कितना दिख रहा है y। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों में माना दहाई का अंक बराबर x, देख सकते हैं आप, इकाई का अंक कितना, y। ठीक है, और संख्या क्या होती है, संख्या अगर निकालना है होती है 10 गुणे इकाई का अंक, है ना, दहाई का अंक, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। कैसे, अब जैसे हमने तुम्हें कह दिया कि एक संख्या है जिसका दहाई का अंक 2 है, 10 गुणे 2, और इकाई का अंक 5 है, कितना हो जाएगा, 20 प्लस का 5 यानी कि 25। यानी कि ये फॉर्मूला बन जाता है। तब संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, यानी कि संख्या क्या हो गई, दहाई का अंक x प्लस y। तो आपको हमेशा एक टर्म्स करना ही करना है। कभी भी इस टाइप का 2 अंकों वाली संख्या वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा आप क्या कीजिए, पहले दहाई का अंक x मानिए, इकाई का अंक y मानिए, तब संख्या क्या होती है, 10x प्लस y। ये कोई भी चीज़ रटी भाई नहीं है, ये सब प्रैक्टिकली चीज़ें जो आपको हमने सामने बताया कि अगर कोई संख्या 25 लिखी है तो इकाई का अंक कितना होगा 5 और दहाई का अंक कितना हो जाएगा 2। इकाई का अंक अगर हम इकाई दहाई के अंकों के रूप में एक्स वाई को पुट किया जाए तो इकाई का अंक क्या होता है y और दहाई का अंक क्या होता है x। तो इसी टाइप से हमने क्या माना, दहाई का अंक हो गया x और इकाई का अंक क्या हो गया y, तब संख्या क्या हो गई 10x प्लस y। ये कंडीशन करना आपको हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए। फॉर्मूला कोई रटंत विद्या वाला नहीं है, प्रैक्टिकली है, आपके सामने ही लिखा कि मैं तुमसे कह दूं कि बेटा दहाई का अंक है 3 और इकाई का अंक है 6, तो बेटा एक बात बताओ 36 संख्या नहीं होगी, क्योंकि दहाई का अंक ये रहा, इकाई का अंक ये। अब y फार्मूला निकाला जाए तो 10 गुणे दहाई का अंक, देख सकते हो 10 गुणे दहाई का अंक और इकाई का अंक कितना 6, तो 30 प्लस 6 यानी 36 हो जाएगी संख्या। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही, आप फॉर्मूला भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप हमेशा याद रखिए, आपको ये टर्म्स करना ही है कि दहाई का अंक x मान लेना, इकाई का अंक y मान लेना, और तब संख्या क्या हो जाएगी 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक यानी कि 10x प्लस का y। यहाँ तक टर्म्स 2 अंकों की संख्या वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा करना है।
ठीक है। अब कंडीशन शुरू होती है आगे, कंडीशन शुरू होती है आगे, जो कि फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है ये देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है ये देखते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन पे कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। देखो यार संख्या क्या बनी थी 10x प्लस का y। अब संख्या के अंकों को उल्टेंगे, जैसे 36 लिखा है, इसके अंकों को उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा 63, यानी कि इकाई दहाई के अंक ही तो पलटे। अगर संख्या के अंकों को अगर उल्टा तो इकाई दहाई के अंक ही तो पलटेंगे। 36 का कितना हो जाएगा 63। तो अगर संख्या के अंक पलट दिए जाए तो जो इकाई का अंक है वो दहाई की जगह पे आ जाएगा, यानी 10y, और दहाई का अंक इकाई की जगह पे चला जाएगा ये। अगर कभी भी अगर इन सवालों को सॉल्व करते हैं, अगर कोई संख्या 10x प्लस वाई, हमने जैसे कि यहाँ पे माना लिखा है यहाँ पे 10x प्लस वाई संख्या, अगर अंकों को परिवर्तित करेंगे तो याद रखना जो संख्या लिखी है 10x प्लस वाई, यहाँ पर अंकों को पलटने पर जो संख्या बदलेगी तो वो x y चेंज होंगे, क्योंकि इकाई दहाई के अंक यही हैं। और जब संख्या के अंकों को पलटते हैं तो इकाई दहाई के अंक ही तो आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। जैसे 36 का 63 हो गया, तो ये संख्या 10x प्लस वाई है, इसके अंकों को पलटेंगे तो अंकों को पलटने का मतलब ये नहीं है कि y प्लस का 10x कर दिए सर बदल गया, तो भाई परिवर्तन क्या रहा, भाई तो लिखा 10x प्लस वाई। लेकिन अगर अंकों को पलटने वाली बात कही जाएगी तो 10x प्लस वाई हमेशा 10y प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन बन जाएगी। तो इकाई दहाई के अंकों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो एक संख्या कह रहा है, ठीक है, एक संख्या कह रहा है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। एक संख्या कह रहा है और उसके अंकों को उलटने पर जो बनी संख्या है उन दोनों का योग कितना है 66, यानी 66। अब ये प्लस है ना, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ देखिए 10x प्लस 1x यानी कि 11x हो जाएगा। ये y और 10y 11y हो जाएगा, यानी 66। दोनों में 11 कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस का y बराबर 66। 11 से जब भाग देंगे तो x प्लस y बराबर कितना होगा 6। तो समीकरण 1। ठीक है, तो संख्याओं का योग कितना निकला है 6। अब संख्याओं का योग 6 निकला है, इसके आगे और देखते हैं। यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर। अब यार एक बात बताओ, ऐसा क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ क्लियर है कि x बड़ी कि y बड़ी, इकाई का अंक बड़ा कि y का अंक बड़ा? ऐसा तो कंफर्म नहीं है ना, क्वेश्चन पे कहीं नहीं लिखा। देख लीजिए आप, कोई डाउट वाली बात नहीं कि आप सोचने लगे कि सर कहीं तो दिख रहा, तो ऐसा कहीं नहीं है क्वेश्चन पे कि इकाई का अंक बड़ा कि दहाई का अंक। ठीक है, कभी भी संख्याओं का योग ज्ञात हो जाए और उसका अंतर दे और कंफर्म ना हो कि इकाई का अंक बड़ा कि दहाई का अंक बड़ा, तो वहाँ पर 2 संख्याएं निकल आती हैं। अगर क्वेश्चन पे कंफर्म नहीं है कि इकाई का अंक बड़ा कि दहाई का अंक बड़ा, तो वहाँ पे 2 संख्याएं पॉसिबल होती हैं। कैसी? सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, संख्या के अंकों का अंतर, अंतर कितना कह रहा, 2 कह रहा। अब इसमें 2 कंडीशन, जब x ग्रेटर देन y, जब x y से बड़ा है तो अंतर क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, यदि y ग्रेटर देन x, तो फिर क्या होगा, y माइनस का x बराबर 2। दोनों कंडीशन हो रही है यहाँ पर। जब x बड़ा तो x माइनस वाई बराबर 2 करेंगे, और जब y बड़ा तो y माइनस एक्स बराबर 2। अब दिमाग में चलेगा सर ये क्यों किया, तो यहाँ पे कंफर्म तो है नहीं x y में कौन बड़ा, ये बात क्लियर। और दूसरी बात ये कि अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो हमेशा जो मान आता है वो तो पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव के कारण क्या है, अगर x बड़ा तो y घटाने पर 2, और जब y बड़ा तो x घटाने पर 2, पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव तभी आता है जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते। यहाँ पर x बड़ा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई, पॉजिटिव आया। यहाँ पर y बड़ा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई, यानी कि पॉजिटिव आया। अब 2 स्थिति बन गई, एक्स वाई में कन्फर्मेशन नहीं है हमें कि x बड़ा कि y बड़ा, यानी कि इकाई का अंक बड़ा कि दहाई का अंक बड़ा। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर या 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, समीकरण 1 व, यहाँ लिख लेते हैं पहले समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर
तो कितना लिखा, x प्लस वाई बराबर तो 6 और x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं और जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x से जोड़ के 2x, ये दोनों जोड़ के 8 और 2 से भाग देंगे तो x बराबर 4। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान जब समीकरण 1 पे रखेंगे तो x प्लस का y बराबर कितना दे रहा है 6, यानी कि 4 प्लस का y बराबर 6, तो y बराबर कितना 6 माइनस का 4 यानी कि y बराबर 2। तब संख्या कितनी हो जाएगी, तब संख्या कितनी होती है भाई 10x प्लस वाई, पहले ही से लिखें 10x की प्लेस पे 4 और y की जगह पे 2, कितना हो जाएगा 40 प्लस का 2 यानी कि 42। तो संख्या क्या निकल आई, यहाँ पर 42 निकल आई, 42 निकल आई। अब देख सकते हैं कि दोनों का योग कितना है, अंकों का 6, ये रहा ना, अंतर 4 माइनस 2, 2 अंतर भी निकल आया, डिफाइन हो गया। संख्या और अंकों को पलटने पर 42 का अपोजिट 24 जोड़ेंगे तो 6 6, ये सही है, यानी कि 42 जो संख्या निकली वो हमारी क्या है, सही है। लेकिन इस कंडीशन पे दूसरा आंसर भी पॉसिबल है, ठीक है, दूसरा भी निकालना पड़ेगा। अगर हमें 4 में 4 मार्क्स चाहिए तो हमें दूसरा भी निकालना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, पुनः समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर 1 व 3 को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 6 और y माइनस का x बराबर 2, और जब पहले समीकरण को तीसरे को जोड़ेंगे तो देखिए ये माइनस प्लस का कैंसिल और y बाई 2y बराबर 8 और 2 से भाग देंगे तो y बराबर 4 और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस का y बराबर 6, तो x प्लस का 4 बराबर 6, तो x बराबर कितना 6 माइनस का 4, तो x बराबर 2। तब संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या तो 10x प्लस का y है ना, तो 10x प्लस का y, तो 10 गुणे 2 प्लस का 4 यानी कि 20 प्लस का 4 यानी कि 24। अब यहाँ पर भी देखिए दोनों का योग 6, इसको सिद्ध कर रहा, दोनों का अंतर 2, इसको भी क्लियर कर रहा। अब संख्या क्या है 24, इसके अंकों को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 42 और दोनों का योग कितना 66, तो इसको भी कंफर्म कर रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या निकल आई 2 संख्या, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर 42 या 24, संख्या क्या निकलेगी 42 या 24, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो सॉल्व करने में, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये रहा आपके सामने आंसर। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए कि क्यों संख्या के 2 पॉसिबिलिटी निकली, ठीक है ना। आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं इजीली, ठीक है। आपके चौथे चैप्टर में एग्जाम्पल पे मिलेगा ये, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो लिखा हुआ है इसमें सभी खंड कीजिए, और 7वें नंबर के क्वेश्चन पे जो पहला नंबर है ये 7वें का 7वें के काम है। अगर कभी भी आप क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम देंगे तो बोर्ड एग्जाम में 7 में आपको 2 क्वेश्चन करने के लिए होंगे, 7वें नंबर क्वेश्चन पे 2 करने होंगे, लेकिन उस एक क्वेश्चन पे 2 अथवा में दिए होंगे आपको, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, दोनों में से एक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पेपर में, ठीक है ना। किसी को भी कीजिए आपको पूरा 6 मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही खा में 2 दिए रहेंगे, उसमें 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला कह रहा है का नंबर, समीकरण को हल कीजिए। तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 7वें का नंबर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 1/x प्लस का 1 और 2/x प्लस का 2 बराबर 4/x प्लस का 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरफ हम एलसीएम लेते हैं, x प्लस का 1 x प्लस का 2, देखो x प्लस 1 गया, बचा x प्लस 2, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई x प्लस का 2, प्लस का चिन्ह है, कोई टेंशन की बात नहीं। और इसके बाद देखेंगे आप x प्लस 2 गया, ठीक है ना, कितना बचा x प्लस 1 और x प्लस 1 का इसके साथ में गुणा, ठीक है,
बराबर 4/x प्लस का 4। सॉल्व करेंगे x प्लस का 2 प्लस का 2x प्लस का 2 बटे x प्लस का 1 x प्लस का 2 बराबर 4/x प्लस का 4। ठीक है, अगर इनको सॉल्व करते हैं तो दोनों जोड़ के 3x हो जाएगा, ये दोनों जोड़ के 4 हो जाएंगे। ठीक है, आपस में इनका गुणा कर लो यार। ठीक है, गुणा करते हैं x का x के साथ में x², x का इसके साथ में तो 2x, 1 का करेंगे इस पूरे के साथ में, पूरी संख्या x प्लस की 2 आ जाएगी। और प्लस का चिन्ह, कोई टेंशन और घबराने की बात नहीं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती, ईजिली सॉल्व करते चले जाइए। x प्लस का 4 आपस में कैंची गुणा कर देंगे तो 3x प्लस का 4 और ये रहा x प्लस का 4 और इनके साथ में गुणा करेंगे 4x², ये है 3x प्लस का 2। कैंची गुणा कर दिया, कैंची गुणा के बाद 3x का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3x², 3x का यहाँ पर करेंगे तो 4 × 12x और 4 का x के साथ में करेंगे तो 4x और 4 का 4 के साथ में करेंगे तो 16 और 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4x², 4 का अंदर गुणा करेंगे 4 × 12x और 4 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। यहाँ पर देख सकते हैं 12x दोनों पॉजिटिव हैं, कट जाएंगे। ठीक है, तो 3x² प्लस का 4x प्लस का 16 माइनस का 4x² और माइनस का 8 बराबर 0। प्लस माइनस अगर घटते हैं, ठीक है ना, ये प्लस ये माइनस, 4 में से 3 गया तो 1x² बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग माइनस का चिन्ह और ये प्लस का 4x रहेगा और ये प्लस माइनस आपस में घटते हैं, 16 में से 8 जाएगा तो प्लस का 8 बचेगा बराबर 0। अगर माइनस का चिन्ह कॉमन लिया जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, x² माइनस का 4x माइनस का 8 बराबर 0। अब यहाँ पर गौर करेंगे, गुणनखंड करना है। 8 के इस तरीके 8 का x² के साथ गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा, 8x², 8 का x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² होगा और 8x² में जो 8 है उसके इस प्रकार से गुणनखंड करना है, माइनस से चिन्ह घटा के कितना आ जाए 4। तो आई थिंक पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले या लिखेंगे अतः ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर और तुलना करेंगे x² का गुणांक तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, a बराबर 1, b जो होता है x का गुणांक होता है, x का गुणांक दे रहा है b बराबर माइनस का 4 और c बराबर होता है अचर पद जो कि कितना निकला -8। और यहाँ लिखेंगे तब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, द्विघाती सूत्र से लिखेंगे तो x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac और द्विघाती सूत्र को हम धराचार सूत्र के नाम से भी जानते हैं। और b की प्लेस पे कितना दे रहा है -4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर -4, a की प्लेस पे 1, c की जगह पे -8। ठीक है, बटे 2, a की प्लेस पे 1 तो x बराबर माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और ये 4 का वर्ग करेंगे तो 16, माइनस का चिन्ह समघात के कारण प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस और 8 चुको 32 हो जाएगा बटे 2। ठीक है, तो कितना लिखेंगे 4 प्लस माइनस का 16 और 32 यानी कि कितना हो गया 8 और 4। ठीक है, 48 बटे 2। ठीक है, 4 प्लस माइनस इसको लिखेंगे 16 × 48। ठीक है, बटे 2 तो x बराबर 4 प्लस माइनस का ये 16 का वर्गमूल 4 निकल आएगा और √3 बटे 2। अब क्या करना है, ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 प्लस माइनस का 2√3 बटे 4, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या निकला, अतः x बराबर 2 वैल्यू निकली, 1 2 प्लस 2√3 और 1 निकली एवं 2 माइनस 2√3। यहाँ पर x की 2 वैल्यू निकल आई, एक 2 प्लस का 2√3 एवं 2 माइनस का 2√3। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ तक सॉल्व करना है अपन को ईजिली, जो प्रॉपर तरीका होता है। इसके बाद में गुणनखंड, यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल नहीं हो रहे तो गुणनखंड विधि से जब हल नहीं होंगे तो फिर हम सीधा सा सूत्र लगाएंगे द्विघाती सूत्र का। द्विघाती सूत्र से x बराबर 2 प्लस का 2√3 एवं 2 माइनस का 2√3, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस के 2 चिन्ह यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये रहा आंसर, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखते हैं 7वें का अथवा नंबर। मैंने आपको पहले बताया, आप एग्जाम पे अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 7वें के का को देखते हैं तो का में 2 क्वेश्चन दिखेंगे, आपको एग्जाम में सिर्फ एक करना है।
अब चूंकि हम यहाँ पर तो अनसॉल्व सॉल्व करा रहे हैं, तो आपको हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा जाएं, सारे के सारे सॉल्यूशन एकदम बेस्ट तरीके से बता जाएं आपको। तो ये अथवा देखते हैं आपको, लेकिन एग्जाम पे याद रखना साथ में के काम है जो लिखा हुआ एक करना है, या तो पहले वाला या फिर अथवा वाला, साथ में का काका अथवा। तो क्या कह रहा है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल जो कह रहा है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका भी तरीका यही होता है, माना मोटर बोट की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। भाई रुको सर, यहाँ पर तो मोटर बोट की चाल दी गई है, ठीक है ना, लेकिन रुकिए, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने का भी एक तरीका सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन धारा के अनुकूल प्रतिकूल डायरेक्शन वाले होते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके 10th की दृष्टि से तो है ही, साथ ही साथ आगे की बहुत सारी परीक्षाएं आप देंगे नौकरी के लिए, तो वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एक बेस्ट तरीका सीख लीजिए, माना मोटर बोट की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, तब धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल। ठीक है यार, देखो धारा ये जा रही है इसी डायरेक्शन पे, है ना, मोटर बोट भी इसी डायरेक्शन पे जा रही है, और मोटर बोट की चाल x, धारा की चाल y, और जब दोनों सेम डायरेक्शन यानी कि अनुकूल, यही डायरेक्शन तो कहलाती है अनुकूल, एक ही डायरेक्शन पे जाना, तो इस कंडीशन पे क्या होती है, चाल इंक्रीज कर जाती। तब धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल बराबर x प्लस का y किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस का y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यार देखिए, ये धारा बह रही, ठीक है, और इस डायरेक्शन पर मोटर बोट जा रही, तो देखो मोटर बोट की चाल तो x हो गई और धारा की y हो गई, तो अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होता है, एक इस डायरेक्शन पे विपरीत डायरेक्शन हो गई, तो क्या होगी, चाल डिक्रीज करेगी ना, तो इसलिए ये होती है प्रतिकूल डायरेक्शन। तो इस स्थिति में धारा की चाल क्या हो जाती है, x माइनस का y किलोमीटर प्रति घंटा। ये टर्म्स जो आपको लिखवाए हैं ये आप रट लीजिए, धारा वाले क्वेश्चनों में आपके ये बहुत साथ देंगे, बहुत हेल्प करेंगे आपके सवालों को सॉल्व करने में। तो वही लिखा हमने, मोटर बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, तब धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल x प्लस का y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और धारा के प्रतिकूल, ये प्रतिकूल था, सॉरी हमने प्रतिकूल लिख दें यहाँ पर, एवं धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल x माइनस का y किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप टर्म से याद रखिए, अनुकूल और प्रतिकूल वाले। अनुकूल जाने में डायरेक्शन में क्या होती है, चाल इंक्रीज कर जाती है, प्रतिकूल में चाल क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिए, x प्लस वाई पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर याद रखिए धारा की चाल से बोट जो होगा मोटर बोट, उसकी चाल क्या होगी, अधिक होगी। तो हमेशा जो डिफरेंस करते हैं वो मोटर बोट की चाल में से धारा की चाल घटाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, मोटर बोट की चाल से धारा की चाल घटाई जाती, ना कि धारा की चाल से मोटर बोट की चाल, हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर x माइनस वाई यानी कि मोटर बोट की चाल में से हमेशा धारा की चाल को ही घटाना है। अगर धोखे से कभी आपने धारा की चाल से मोटर बोट की चाल घटा दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि मोटर बोट की चाल ज़्यादा होगी धारा की अपेक्षा। तो धारा की चाल से मोटर बोट की चाल जब घटाई जाएगी तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, और पॉजिटिव की वजह से हम x माइनस वाई करते हैं, x यहाँ पर मोटर बोट की चाल है। ठीक है, अब चूंकि x बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या है, दिया है। मोटर बोट की चाल कितनी दी गई है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो धारा की चाल ज्ञात करनी, यानी कि हमें y ज्ञात करना। ठीक है, अब पहली कंडीशन,
बोला है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन पे अपन क्या लिखेंगे, 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। भाई दूरी कितना है, 32 किलोमीटर, और चाल कितनी है, अनुकूल चाल कितनी होगी, x प्लस का y घंटा। सेकंड कंडीशन पे क्या कह रहा, सेकंड कंडीशन पे 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। तो वही कॉन्सेप्ट, दूरी यानी कि 32 किलोमीटर, दूरी बटे चाल, और प्रतिकूल x माइनस वाई, 32 बटे x माइनस वाई घंटा। एक बात बताओ यार, धारा के अनुकूल जाते हैं यानी कि चाल बढ़ गई, और जब चाल बढ़ गई तो समय कम लगेगा, स्पीड बढ़ गई समय कम लगेगा। दूसरी कंडीशन, अगर प्रतिकूल जाते हैं चाल घट गई, और चाल घटी यानी कि समय ज़्यादा लगेगा, है ना। चाल अगर घटी समय ज़्यादा, यानी कि ये वाला क्या है, ज़्यादा समय, ठीक है, और ये वाला क्या है, कम। ऐसा बोल सकते हैं इसको T1 और इसको बोल सकते हैं T2। यहाँ पर देखेंगे चूँकि T2 ग्रेटर देन T1, यानी कि जब चाल घट गई, प्रतिकूल चाल घट गई यानी कि समय ज़्यादा लगेगा, यानी T2 ग्रेटर देन T1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। कम या अधिक कभी भी आता है, दोनों समयों के बीच का डिफरेंस है। कभी भी अधिक या कमी बोलता है ना, वो हमेशा डिफरेंस होता है। तो अपन क्या करेंगे, जो T2 माइनस का T1 है ना, वो 1 आवर है, और T2 कितना है, 32 बटे x माइनस का y, और माइनस T1 कितना है, 32 बटे x प्लस का y बराबर 1। देखो यार 32, x तो हमारा 24 दे रहा है, ठीक है ना, 32 x हमारा 24 दे रहा है, मोटर बोट की चाल पहले से दे रहा है, दोनों में 32 कॉमन ले लिया जाएगा, तो 1 बटे 24 माइनस का y और 1 बटे 24 प्लस का y बराबर 1। 32 पक्षांतर कर दो, तो ये दोनों हारों का क्या ले लें, लासा, 24 प्लस का y। देखो यार 24 माइनस वाई क्या, 24 प्लस वाई बचेगा, और ध्यान देना माइनस का चिन्ह थोड़ा सावधानी पूर्वक, 24 प्लस वाई जाएगा, 24 प्लस वाई जाएगा, बचेगा 24 माइनस वाई, तो फिर लिखेंगे 24 माइनस का वाई, और 32 गुणे में पक्षांतर में कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो 24 प्लस का वाई माइनस का गुणा करेंगे, माइनस 24 माइनस माइनस प्लस का, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ गौर करना है, क्योंकि फार्मूला होता है ना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है ना, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 1 बटे 32। 24 से 24 कैंसिल हो गया, वाई और वाई जोड़ के कितना हो जाएगा 2y, 24 का स्क्वायर 576 माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 1 बटे 32। कैंची गुणा कर देंगे, और जब कैंची गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए 2y इंटू 32 बराबर, इन दोनों का गुणा होगा तो 576 माइनस का वाई स्क्वायर इस तरफ आएगा, तो प्लस का 32 दूनी 64, वाई 576 इस तरफ जाएगा, तो माइनस का बराबर 0। इसको इस तरफ लिया प्लस, ये तो लिखा है, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस। अब क्या करेंगे, 576 गुणे वाई स्क्वायर, 576 गुणे वाई स्क्वायर को गुणा करेंगे तो 576 ही होगा, और 576 के इस प्रकार से गुणनखंड करने के माइनस का चिन्ह घटा के कितना आ जाए, 64 आ जाए। तो किस प्रकार से करते हैं, चूंकि 576 क्या होता है, 576 के अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 2 से भाग देंगे 2, यहाँ जाएगा 8, यहाँ जाएगा 8, ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे 144, फिर 2 से भाग देंगे 72, फिर 2 से भाग देंगे 36, फिर 2 से भाग देंगे 18, 2 से भाग देंगे 9, 3 से भाग देंगे 3, और 3 से भाग देंगे 3। अब इस प्रकार से गुणनखंड करने माइनस का चिन्ह घटा के 64 आ जाए, तो देखते हैं
ये कितना हो गया 16, 16 दूनी 32 और 32 दिया 96 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ती है, ठीक है ना। तो ऐसा कर सकते हैं क्या, 9 को 36, ऐसा नहीं, 9 को 36, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, ये देखिए 8 नाम 72, ठीक है। और ये कितना बचा 8, माइनस का 8 कर दीजिए, कितना बच जाएगा, अगर माइनस का 8 करते हैं तो 64 ही तो बच जाएगा, यानी 72 माइनस का 8 करते हैं तो कितना बच जाएगा हमारा 64 बच जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से तो फैक्टर किए जाते हैं लासा लेके, ठीक है। तो यहाँ पे इरेज कर देते हैं, तो इरेज किया, अब देखते हैं। तो इसके फैक्टर क्या कर लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 64 को हम किस रूप में अभी जस्ट आपके सामने किया ना, तो क्या लिखेंगे 72y माइनस का 8y, घटाने पे कितना आएगा 64 माइनस का 576 बराबर 0, ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस का चिन्ह तो 72y और प्लस का चिन्ह तो अंदर चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस 576 बराबर 0। दोनों में देखिए y कॉमन लेते हैं तो y प्लस का 72 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों में माइनस का 8 कॉमन निकाल लें, क्योंकि y प्लस 72 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी y प्लस 72 आना चाहिए, तो y प्लस का 72, ठीक है। 8 ले लेते हैं माइनस का, तो ये प्लस का y और ये माइनस का चिन्ह लिया तो प्लस, और 8 जब कॉमन ले गए तो 576 में तो ये 72 बचेगा, ठीक है। तो y प्लस का 72 कॉमन लेने के बाद y माइनस का 8, तो क्या करेंगे y प्लस का 72 बराबर 0, तो y बराबर कितना माइनस का 72, जो कि क्या होगा अमान, क्योंकि चाल एक आदेश राशि होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, तो y माइनस का 8 बराबर 0, तो y बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो धारा की चाल होगी, ठीक है। धारा की चाल पूछी थी उसमें, तो धारा की चाल बराबर y बराबर कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब हम प्रश्न संख्या 7 में के खा को देखते हैं। तो प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। तो फिर एक दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। इस टाइप का प्रश्न आप हमेशा याद रखिए, 100% प्रश्नों में से एक प्रश्न है ये जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में आते हैं और 6 नंबर के आते हैं, आपको इनको रट लेना। तो इस टाइप के त्रिभुजों में क्या होता है कि एक त्रिभुज देता है, ठीक है। थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज बनाने को देता है, ठीक है, एक त्रिभुज, और इसी के संगत एक अन्य त्रिभुज समरूप की रचना करने के लिए बोलता है। जैसे कि ये त्रिभुज ABC हो गया और इसके अन्य समरूप त्रिभुज हो गया A डैश, B डैश और C डैश, इसी के समरूप त्रिभुज खींचने के लिए बोलता है। अब स्थिति क्या होती है कि समरूप त्रिभुज या तो दिए गए त्रिभुज से क्या होगा बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, ठीक है, दो स्थिति में। अब जैसे कि कंडीशन क्या है, अब त्रिभुज देखिए ये दिया, ठीक है, एक त्रिभुज ABC दे दिया। अब उसने बोला कि बड़ा त्रिभुज बनाना है, तो देखिए बड़ा त्रिभुज अगर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से खिंच जाएगा हमारा, ठीक है, बड़ा त्रिभुज इस तरीके से बन जाएगा, कुछ ये रफली बात बता रहा हूँ मैं। तो ये B डैश हो गया और ये C डैश हो गया। अगर छोटा त्रिभुज बोला तो ये दिया गया त्रिभुज है, ठीक है, इसके अंतर्गत बन जाएगा, दिए गए त्रिभुज के अंतर्गत एक त्रिभुज बन जाएगा जो अंदर बन जाएगा। जैसे ये ABC है दिया हुआ है, इसके अंतर्गत बनेगा B डैश और C डैश। दो स्थिति होती, या तो त्रिभुज बड़ा बनेगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हो ABC दिया गया त्रिभुज है ना, ABC दिया गया है, और इसके बाद A B डैश C डैश ये समरूप है, A B डैश C डैश ये समरूप है। और दूसरी स्थिति यहाँ पर क्या कह रहा है, ABC ये समरूप त्रिभुज है, किसके, A B डैश C डैश के। आपको ये प्रमेय रट लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 6 नंबर का प्रश्न आता है तो आपको बहुत अच्छे से समझ के बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं रिटर्न। तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC हमें बनाना है, ठीक है, और ABC में BC 6 सेंटीमीटर है और AB 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो कोण ABC दे रहा वो दे रहा 60 डिग्री। तो फिर दूसरे त्रिभुज की रचना करना जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 हो। देखो यार एक त्रिभुज बनाना है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हम आपको यहाँ पे बताते
ये जो त्रिभुज दे रहा है ना, त्रिभुज जो ए बी सी की संगत क्या है, जो समरूप त्रिभुज हमें बनाना है, ए बी डैश सी डैश जो बनाना है, ठीक है, उसकी जो भुजा जैसे कि ये ले लिया जाए ए बी डैश, ठीक है, ए बी डैश, यानी कि ये समरूप त्रिभुज है, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है कि जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो, यानी कि जो समरूप त्रिभुज बनाना है वो समरूप त्रिभुज क्या है, दिए गए त्रिभुज की 4/3 गुनी, यानी कि जो समरूप त्रिभुज की भुजा ए डैश बी डैश ए बी डैश और ए बी डैश जो दिए गए त्रिभुज की भुजा होगी, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि जो मैंने ए बी बनाया, देखो ए बी त्रिभुज की जो भुजा है दिए गए त्रिभुज की कितनी है, 4/3। ए बी बटे में अगर ले लेते हैं ए बी डैश और ए बी बटे में लेके आते हैं तो बचेगा हमारा कितना, 4/3। यहाँ पर देख सकते हो ए बी डैश यानी समरूप त्रिभुज, यानी कि समरूप त्रिभुज हमारा क्या है, बड़ा है। दो स्थितियों में सॉल्व करने के लिए आते हैं, या तो समरूप त्रिभुज बड़ा होगा दिए गए त्रिभुज से, या तो फिर छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर जो समरूप त्रिभुज की जो भुजा है दिए गए त्रिभुज की भुजा की कितनी है, 4/3। अगर ए बी डैश बटे ए बी चेक करते हैं तो जो समरूप त्रिभुज है उसके सामने कितना निकलता है, 4, और दिए गए त्रिभुज के सामने कितना निकलता है, 3, यानी कि जो समरूप त्रिभुज बना रहे हैं वो क्या है, बड़ा बनेगा। ठीक है, दो स्थितियाँ आपको याद रखनी है। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं और सॉल्यूशन पे देखते हैं कि किस प्रकार से करना। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं कि हमें त्रिभुज ए बी सी बनाना है। ठीक है, ए बी सी में क्या कह रहा है, बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर, कोण ए बी सी 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं कैसा, कि हमें त्रिभुज ए बी सी बनाना है। ठीक है, ए बी सी जो बनाना है इसमें ए बी सी 60 डिग्री है, अगर बी यहाँ पर 60 डिग्री है तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है बी सी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर और बी सी कितना कह रहा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी 6 सेंटीमीटर, देख सकते हैं आप, बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी 60 डिग्री। तो पहले हम चेक कर लें कि कहाँ पे कौन सा त्रिभुज बनाना है, किस प्रकार से कोण बनाना है, ये सब चेक कर लें। अगर ए बी सी बनाते हैं तो प्रश्न में जैसा कि लिखा हुआ है ए बी हमें 5 सेंटीमीटर ये रहा, बी सी बराबर कितना कह रहा है 6 सेंटीमीटर ये रहा, कोण ए बी सी ये रहा 60 डिग्री, तो ये रहा। इस तरीके से बनाएंगे। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर खींचेंगे, फिर बी पॉइंट से हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और कोण बनाने के साथ बी सी हम 6 सेंटीमीटर का चाप मारेंगे। इस प्रकार से पहले हम त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक है, आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी 5 सेंटीमीटर खींचना है, तो ए बी 5 सेंटीमीटर खींचते हैं सबसे पहले। ठीक है, ए बी 5 सेंटीमीटर सबसे पहले खींचते हैं, तो ए बी 5 सेंटीमीटर खींचेंगे तो ये देखिए ये खींच लिया ए बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम क्या दे देते हैं, ए और बी, और ये हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी 5 सेंटीमीटर खींच लिया। इसके बाद ए बी सी 60 डिग्री बनाना है, यानी कि इस पॉइंट से हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 60 डिग्री के कोण का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पर प्रकार की नोक रख के इसको क्या करेंगे, सर्किल को घुमा देंगे। आप ध्यान से देखना है, यहाँ पर सर्किल को हम इस प्रकार से घुमा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से घुमाने के बाद ध्यान से आप देखना है, यहाँ पर इस पॉइंट पे जहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ से हमें फर्स्ट चाप मारना है, ये बन गया 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, 60 डिग्री को आगे तक बढ़ा के ले जाते हैं। ठीक है, 60 डिग्री को हम आगे तक क्या करते हैं, बढ़ा के ले जाते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट को 60 डिग्री को आगे तक बढ़ा के ले जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ा ले जाते हैं 60 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री का कोण बढ़ाते हुए ले जाते हैं। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बढ़ा दिया। इसके बाद क्या करना है, ये हमारा जो सी पॉइंट बनेगा यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, बी सी जो दे रहा है 6 सेंटीमीटर, बी सी को क्या दे रहा है 6 सेंटीमीटर, तो बी सी हम नाप लेते हैं स्केल से 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा छोटा कर लें, आप ही के सामने बना रहे हैं बिल्कुल, थोड़ा सा ज़्यादा, तो इस पॉइंट से 6, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा, तो यहाँ से ये रहा 6 सेंटीमीटर, हल्का सा बड़ा कर लीजिए बस सावधानी पूर्वक बनाने चाहिए। ये रहा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का हम क्या करते हैं, इसमें
चाप मार देते हैं इस प्रकार से, और ये 6 सेंटीमीटर का चाप हो गया। इसके बाद हमें ए पॉइंट से इस रेखा को मिला देना। ए पॉइंट से क्या करना, इस रेखा को मिला देना। तो मिला देते हैं, और ये जो पॉइंट कटा ये हमारा क्या है, सी है। तो ये कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। बी सी हमारा 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर, और ये ए सी की कोई नाप नहीं है, तो ए सी को जहाँ पे ये क्रॉस किया तो इस प्रकार से हमें मिला देना। ये त्रिभुज ए बी सी की रचना कर ली। तो त्रिभुज ए बी सी बनाना है, इसके बाद दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 है। यहाँ पर कन्फर्म हो गया कि समरूप त्रिभुज हमारा कितना है, दिए गए त्रिभुज का क्या है, बड़ा है, 4/3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 4 है इसको न्यून कोण पे एक रेखा यहाँ से खींचेंगे और न्यून कोण पे खींच देंगे। इसको यहाँ से न्यून कोण में खींच देंगे, और न्यून कोण में खींचने के बाद ये 4 बड़ा है ना, 4 बराबर चाप मारेंगे। इसको हम क्या दे देते हैं, एक्स नाम देते हैं। इसको क्या दे देते हैं, एक्स नाम दे देते हैं। और हम क्या करेंगे, 4 बराबर चाप मारेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही ध्यान से। तो बराबर 4 चाप मारने, ठीक है। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फर्स्ट चाप, सेकंड, थर्ड, और ये यहाँ से फोर्थ। 4 बराबर चाप मान लिए, ठीक है। अब इनका क्या करते हैं, हम नामकरण कर देते हैं। नामकरण कैसे करते हैं, इसको हम दे देते हैं A1, इसको देते हैं A2, इसको देते हैं A3, और इसको देते हैं A4, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि हमें A3 को मिला देना। ये जो छोटी वाली है ना, इसको हमें क्या करना, B से मिला देना। A3 को B पॉइंट से हमें क्या करना, मिला देना। तो B पॉइंट से मिला देते हैं, ठीक है। अब जो हमने यहाँ से A3 जो B कोण बनाया, इसी कोण पे सेम हमें क्या करना है, और समरूप त्रिभुज स्वाभाविक सी बात है ना, इससे बड़ा बनेगा। इससे जब बड़ा बनेगा तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी रेखा को और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसकी रेखा को हम थोड़ा सा और क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सही तरीके से थोड़ा सा आगे तक बढ़ा लेते हैं। बाद में जितना फालतू पार्ट होगा उसको अलग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ का कितना कोण है ये चेक करते हैं हम। यहाँ का कोण नापने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, ये ध्यान से इस प्रकार से हमने ये नाप लिया, ये कोण है, ठीक है, कोण है ये, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसका सर्किल बना लेते हैं। सर्किल बना लिया। इसके बाद क्या करते हैं, इस कोण को नापते हैं। हम क्या करते हैं, कोण को नापते हैं कितना है। देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे रख के हम इस कोण को नाप लेते हैं, ठीक है। इस कोण पे क्या कर लेते हैं, नाप लेते हैं, और इस पॉइंट से हम इसमें चाप मार देते हैं, ठीक है। चाप मार दिया तो ये जो रेखा जा रही है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से इस रेखा को हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से मिला देना, सावधानी पूर्वक। समांतर जाती है, क्या जाती है, समांतर जाती है। बस ये सावधानी बरतनी है हमें, ये जो समांतर जाएगी, ठीक है, और सावधानी पूर्वक से बनाना हमें, ठीक है। तो खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं समांतर एकदम। ये रही समांतर, ठीक है, ये समांतर खिंच गई। तो A3B, और इसको हम क्या दे देते हैं, B डैश नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, B डैश नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये दोनों क्या हो गई, समांतर हो गई, ठीक है। अब यहाँ से 60 डिग्री का अगर कोण बना था, ये कोण लिख दें क्योंकि 60 डिग्री था ना, ये 60 डिग्री कोण है। तो इस पॉइंट से भी हमें क्या करना, 60 डिग्री का कोण बनाना। कहाँ से, इस पॉइंट से एकदम 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो क्या करना है, इस पॉइंट से रख के, तो ये काटा इन्होंने इस पॉइंट पे, ये दोनों रेखाएं कहाँ काट रही, इसी पॉइंट पे काट रही। तो इसको हमें क्या करना है, एकदम एग्जैक्ट क्लियर मिला देना, ठीक है, एग्जैक्ट क्लियर मिला देना। पहले एक बार कंफर्म कर लें, समांतर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर ली जाती है। तो ये एकदम समांतर जा रही है। यहाँ आप ध्यान से देखें, आप थोड़ा सा आगे बढ़ गया, आप समझ सकते हैं, तो समझता आ रहे हैं आप, ठीक है। ये आगे की ओर बढ़ा दी, और ये भुजा क्या करना पड़ेगी हमें, और थोड़ा सा बढ़ा देनी है, ठीक है। जब बढ़ा देनी है तो आगे तक बढ़ा देते हैं इसको। तो थोड़ा सा ये ज़्यादा बाहर जा रहा है, खैर अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के अंदर,
समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या कर देना, बढ़ा देना है। ठीक है, ये इस प्रकार से बढ़ा दीजिए। ठीक है, बढ़ा दी। ठीक है, और इसको हम क्या दे देते हैं, सी डैश नाम दे देते हैं। इसको क्या दे देते हैं, सी डैश। तो ये रचना हमारी बन के तैयार हो गई। ठीक है, ये रचना हमारी बन के क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो अब ये तो रचना रही। अब इसके क्या रहते हैं, कुछ रचना के चरण भी रहते हैं। तो रचना के चरण तो देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डैश सी डैश। क्या है, ए बी डैश सी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश, ए बी डैश सी डैश। ठीक है, ये रहा। ये आपकी रचना क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ गया, कोई फिक्र वाली बात नहीं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखते हैं रचना के चरण। अब भाई 6 नंबर का क्वेश्चन है, रचना के चरण तो करने चाहिए। ठीक है, रचना के चरण में क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे सर्वप्रथम ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींची। इसके बाद कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री खींचा। फिर ए सी को मिलाया। ठीक है, रचना में तो अपने हिसाब से लिखते हैं बना के, मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी बना। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी बना। इसके बाद क्या लिखते हैं, न्यून कोण पर कोण बी ए एक्स खींचा एवं बराबर भाग A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 खींचे। ठीक है, इनको खींच दिया। फिर इसके बाद तीसरे में A3B को मिलाया। ठीक है, A3B को क्या किया, मिलाया। इसके बाद A3B लिखा है ना, A3B समांतर A4B डैश, A4B डैश खींचा। इसी प्रकार BC समांतर B डैश C डैश खींचा। ठीक है, BC समांतर B डैश C डैश खींचा। इस प्रकार त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A B डैश C डैश तैयार हुआ। ठीक है, बस यार यही तो था। ये रही रचना आपके सामने। ठीक है, और रचना के चरण रहे आपके सामने। इस प्रकार से आपकी रचना बन के तैयार हो गई। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में के खाके अथवा को देखते हैं। तो लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। ठीक है, सर्वप्रथम हमें क्या करना है, इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो 6 सेंटीमीटर नाप को हम क्या करते हैं, स्केल से नाप लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर हमारा कितना होगा। तो यहाँ पर स्केल रखते हैं और स्केल से हम 6 सेंटीमीटर नाप को नापते हैं। ठीक है, आप भी ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो उसको ध्यान से समझिए, और अगर समस्या होती है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए, और वहाँ पर अपना सॉल्यूशन भी कमेंट पे जानिए। ठीक है, 6 सेंटीमीटर नाप लिया। तो 6 सेंटीमीटर नापते हैं और वृत्त बनाते हैं हम। ठीक है,
भाई कहाँ गया, ये पॉइंट रहा, ठीक है। ये आपका वृत्त बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये बना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। थोड़ा सा सर्किल अच्छा सा कर दें। हमेशा याद रखिए, रचना बनाने में जो प्रकार आप यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिए। इसका जो होल्ड वाला पॉइंट रहता है ये टाइट रखा करिए, क्योंकि हल्का सा लूज़ हो गया ना फिर क्या है ना, आपकी रचना थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगती है। इसको थोड़ा सा टाइट रखा करिए, ठीक है। ये पॉइंट देखिए, हमने बनाते समय किया तो पता चला लूज़ हो गया, तो डिस्टर्ब हो जाता है। और हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित। अब केंद्र कहाँ है, केंद्र इसका ये रहा, ठीक है। केंद्र ये रहा। अब केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, ठीक है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर, देखो ये 10 सेंटीमीटर यहाँ से नापते हैं और ये 10 सेंटीमीटर ये नापा यहाँ तक, ठीक है। अब ये तो केंद्र रहा, ठीक है। ये रहा केंद्र, जिसको O दे दिया, इसको हमने कोई बिंदु P दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या नाप का हमने क्या किया, एक वृत्त खींचा। वृत्त से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, केंद्र से, उसने स्पष्ट बोला केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दूर एक रेखा खींच के उस पर क्या करना, दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए, ठीक है। 10 सेंटीमीटर नाप हमने खींच ली। 10 सेंटीमीटर के बाद रेखा युग्म की अगर हमें क्या करना, रेखा युग्म खींचना, स्पर्श रेखा युग्म, तो हम क्या करेंगे, जो OP हमारा लिखा हुआ है इसका लंबार्धक करेंगे। और लंबार्धक में क्या होता है करने का कॉन्सेप्ट, आधे से ज़्यादा चाप ले लेते हैं, ठीक है। आधे से ज़्यादा चाप लेके हम क्या करते हैं, देखो आधे से ज़्यादा है ना, देख सकते हैं आप डिस्टेंस आधे से ज़्यादा, इस पे क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा नाप लेके इसका लंबार्धक करते हैं और इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। जो क्रॉस पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो डॉटेड मिलाएंगे, याद रखिएगा क्या मिलाएंगे, डॉटेड मिलाएंगे। और जब इस पॉइंट से होकर गुजरेगी तो यहाँ से क्रॉस मार देना पूरा, क्योंकि एक केंद्र बनेगा ना, ये पॉइंट एक नए वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, स्पर्शियाँ खींचने के लिए लंबार्धक कर लिया। लंबार्धक के बाद में यहाँ पे रख कर हमें इस पॉइंट पे इस वृत्त के इस केंद्र को और P पॉइंट को मिलाना और एक डॉटेड वृत्त खींचना है। कैसा, डॉटेड वृत्त, यहाँ से क्या किया हमने, डॉटेड वृत्त खींच दिया, ठीक है। डॉटेड वृत्त में क्या करो, यहाँ पर कुछ डॉट पॉइंट रख दिया करिए तो थोड़ा सा डार्क दिखने लगता है और थोड़ा सा हमें बेस्ट बनाना है। रचना क्या करना है, एक अच्छी क्वालिटी की, एक हाई लेवल क्वालिटी की हमें क्या करना है, रचना बनानी है, ताकि एग्जामिनर हमें मार्क्स ना कट कर सके हमारा, ठीक है। अब स्पर्शियाँ खींचने के लिए हमें क्या करना है, स्पर्शियाँ किस प्रकार से खींचती हैं, ध्यान से देखिएगा। ये P पॉइंट है और ये दोनों वृत्तों का क्रॉस पॉइंट है। इस पॉइंट को हमें क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। क्या करना है, मिला देना है इस प्रकार से, ठीक है। इसको मिला दिया, इसके बाद यहाँ पर क्रॉस किया, इस पॉइंट को भी मिला देना, ठीक है। इस पॉइंट को भी क्या करना है, मिला देना। यही तो स्पर्शियाँ हैं, ठीक है। यही क्या है इसकी स्पर्शियाँ, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। और इसको हम क्या दे देते हैं, P दिया, इसको हम A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम O' नाम दे देते हैं, क्योंकि नाम देना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा स्पष्ट रहता, बेस्ट रहता। और यहाँ से आप सत्यापन के लिए, क्योंकि अगर कभी कभी सत्यापन पूछ लेता तो उसके लिए यहाँ से इस पॉइंट को मिला सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि वृत्त की स्पर्शी जो है और ये त्रिज्या है, स्पर्शी और त्रिज्या आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। ये रचना बन के तैयार हुई।
अब आपको एक बढ़िया तरीका बताते हैं। बढ़िया तरीका कैसे? ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने का ये क्या, इसमें गौर कीजिए, इसमें गौर कीजिए, ध्यान से देखिए। 90 डिग्री के सामने का क्या होता है? कर्ण। कर्ण कितना है? 10, 10 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री के सामने का कर्ण यानी कि 10 का स्क्वायर। और ये क्या है? त्रिज्या, जो 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। यानी कि अगर गौर करें ओ बी पी एक समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये देखो बी पी प्लस बी पी का स्क्वायर, ये 100 हो गया 36, ये 6 का स्क्वायर 36 बराबर बी पी का स्क्वायर। तो बी पी का स्क्वायर बराबर कितना बचेगा? 64, और बी पी में से वर्ग घटेगा तो करनी में 64, और बी पी बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ये एक चोरी वाला तरीका है जिसकी सहायता से तुम स्पर्शियों की एकदम स्पष्ट माप निकाल सकते हो, क्योंकि किसी भी वृत्त के बाहर स्पर्शियाँ जो खींची जाती हैं ए पी और बी पी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। 8 सेंटीमीटर जितनी बी पी 8 सेंटीमीटर और ए पी भी 8 सेंटीमीटर। अब ये तो हमने कन्फर्म कर लिया कि हमारी स्पर्शियाँ 8 सेंटीमीटर, लेकिन नापिए, नाप कर चेक करते हैं। आपके सामने नाप कर चेक कर देते हैं। देखिए एकदम एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर। देखिए ये 8 पॉइंट लिखा ना, 8 एकदम एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना? रचना के चरण भी लिखना। ठीक है, रचना के चरण भी लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं रचना के चरण। ठीक है, जिन बच्चों को रचना नहीं बनती आप यहाँ पर आकर सीख सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और जिन बच्चों से ये रचना नहीं बनती हैं वो यहाँ पर बेस्ट तरीके से बिल्कुल पटरी, पेंसिल, रबड़, कटर एकदम परफेक्ट तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम केंद्र ओ वाला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर केंद्र ओ वाला वृत्त खींचा। इसके बाद दूसरा ओ पी बराबर 10 सेंटीमीटर खींची। इसके बाद इसका लंबार्धक किया, लंबार्धक किया, जो देखो ओ डैश ओ पी को ओ डैश पर काटता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? ओ डैश को केंद्र मानकर ओ डैश केंद्र वाला वृत्त खींचा। इस प्रकार दोनों वृत्तों ने ए और बी पर प्रतिच्छेद किया। ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। इस प्रकार स्पर्शियाँ ए पी और बी पी मिली। और यहाँ लिखेंगे नापने पर स्पर्शियाँ ए पी बराबर बी पी बराबर 8 सेंटीमीटर। नापने पर स्पर्शियाँ कितनी निकली? ए पी बराबर बी पी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नापने पर ए पी बराबर बी पी बराबर कितना निकला? 8 सेंटीमीटर। हालांकि ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, एक बढ़िया शॉर्ट तरीका कि कंफर्म चेक कर सकते हैं आप, गलती ना हो। तो नापने पर ए पी बराबर बी पी बराबर कितना निकला? 8 सेंटीमीटर। इसी की सहायता से आपका सेट 2 भी कंप्लीट हुआ। और यार सभी से निवेदन है
कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, वीडियोस को फैला दें। जिनको भी डाउट्स है वो इस वीडियोस की सहायता से अपनी रचनाओं को परफेक्ट तरीके से सीख सकते हैं। तो तब तक के लिए बच्चे लोग बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो के साथ।